दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख टाइम फॉर फिफ्थ जनरेशन बैंकिंग रिफॉर्म्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते कुछ सालों में देश के बैंकिंग परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। आज बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन, ब्लॉकचेन तकनीक जैसी नई टेक्नोलॉजी ने बैंकों के स्वरूप को एकदम बदल दिया है। साथ ही आज के समय में बैंकिंग व्यवहार और उपभोक्ताओं की जरूरतों में बदलाव देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का बैंकिंग सेक्टर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। मसलन सार्वजनिक बैंकों के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित परिसंपत्ति में बढ़ोतरी, वित्तीय सुदृढ़ता में कमी और दक्षता में गिरावट आदि ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोविड-19 महामारी ने भी बैंकिंग सेक्टर को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि महामारी के बाद बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हो सकती है। उधर बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कुछ बैंकिंग सुधारों की शुरुआत की है। इसी कड़ी में हाल ही में सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त की कमी को पूरा करने के लिए DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या विकास वित्त संस्थान की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसी तरह बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक आदि की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक बैंकों में पूंजी जुटाने के मामले में अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए कुछ बैंकों के निजीकरण को भी मंजूरी दी है। लेकिन आर्थिक जानकारों का मानना है कि ये उपाय नाकाफी हैं। कोविड-19 महामारी के संकट, बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियों और पश्चिमी देशों के भारत एवं अन्य स्थानों पर अपने विनिर्माण आधार को मजबूत करने के इरादे को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों को अपनाना जरूरी हो गया है। इन चर्चाओं के बीच आइए बात करते हैं भारत में 5वीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं भारत में बैंकिंग सुधार की पृष्ठभूमि के बारे में। भारत में बैंकिंग सुधार का लंबा इतिहास रहा है। माना जाता है कि भारत में पहली पीढ़ी के बैंकिंग सुधार स्वतंत्रता पूर्व अवधि यानी 1947 तक के दौरान देखे गए, जब स्वदेशी आंदोलन ने कई छोटे और स्थानीय बैंकों को जन्म दिया। हालांकि उनमें से ज्यादातर आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर संबद्ध उधार और व्यापार एवं बैंकिंग बुक के संयोजन की वजह से सफल नहीं रहे। आजादी के बाद देश में दूसरी पीढ़ी के बैंकिंग रिफॉर्म शुरू हुए। इसकी अवधि 1947 से 1967 तक रही। इस दौरान भारतीय बैंकों ने कुछ व्यावसायिक परिवारों या समूहों को खुदरा जमा के जरिए धन जुटाए जाने की सुविधा दी, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की उपेक्षा की गई। 1967 से 1991 के दौरान हुए बैंकिंग रिफॉर्म को तीसरी पीढ़ी के बैंकिंग सुधार कहते हैं। इस अवधि में सरकार ने 2 प्रमुख चरणों 1969 और 1980 में 20 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस राष्ट्रीयकरण के जरिए न केवल उद्योगों व बैंकों के बीच सांठ गांठ को तोड़ा, बल्कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रवाह को भी लागू किया। बताया जाता है कि इन पहलों के चलते देश में क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग संभव हो सका। इसके अलावा देश के ग्रामीण इलाकों में शाखा नेटवर्क के विस्तार, सार्वजनिक जमा और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह पर भी इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1991 में देश में आर्थिक सुधार शुरू हुए। इस दौरान उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की पॉलिसी अपनाई गई। आर्थिक सुधारों के इस दौर में 1991 से 2014 के दौरान चौथी पीढ़ी के बैंकिंग सुधार शुरू हुए। इस अवधि में ऐतिहासिक बैंकिंग सुधारों को देखा गया, जहां प्रतिस्पर्धा व उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ दक्षता को बढ़ाने के लिए निजी और विदेशी बैंकों के नए लाइसेंस जारी किए गए। इस दौर में बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत, कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ बैंकों के परिचालन में लचीलापन, कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर फोकस और बेसल मानदंडों के अनुसार
पूंजी आधार को मजबूत करने जैसे कई अहम सुधार किए गए। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग क्षेत्र ने जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल को अपनाने और भुगतान बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने जैसे कदम उठाए गए और इनके माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार ने इन बैंकिंग सुधारों के लिए कई समितियां गठित की, जिनकी कुछ सिफारिशों को लागू भी किया गया। अब जानते हैं भारत में बैंकिंग सुधार से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। एम नरसिंघम को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट कहा जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए 1991 में भारत सरकार ने एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में 4 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की जाए, जिसमें 3 या 4 बड़े बैंक होंगे। SBI इसमें शामिल होगा और इसे टॉप पोजीशन हासिल होगी एवं यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना काम कर सकेगा। इसके अलावा समिति ने ब्याज दरों को मुक्त करने, SLR में कटौती जैसे सुझाव दिए थे। नरसिंघम समिति ने लाइसेंस प्रणाली को खत्म करने की भी बात कही थी। इस समिति ने कहा कि बेसल कमेटी द्वारा सुझाए गए उपायों को धीरे धीरे लागू करने की जरूरत है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दूसरी बार एम नरसिंघम की अध्यक्षता में ही 1998 में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। NPA से निपटने के लिए मजबूत एसेट रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव पर RBI ने 90 दिन तक पेमेंट नहीं आने पर लोन को बैड लोन करार देने की शुरुआत की। इस समिति ने बड़े बैंकों को भी मिलाने पर बल दिया और कहा कि जहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ राष्ट्रीय स्तर के बैंक हो, वहां पर छोटे स्थानीय बैंकों को खोलने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे किसी राज्य के स्थानीय व्यापार, उद्योग और कृषि को बढ़ावा मिल सके। इस लिहाज से रिजर्व बैंक द्वारा नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं और भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने की बात कही। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार द्वारा IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया गया था। हालांकि अब कई ऐसे बदलाव आए हैं जिनके चलते 5वीं पीढ़ी के बैंकिंग रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि 5वीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधार की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। 5वीं पीढ़ी के सुधार की जरूरत कई कारणों से महसूस की जा रही है। इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण बिग बैंक की स्थापना की जरूरत है। दरअसल वर्ष 1991 में बैंकिंग सुधारों पर ML नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित समिति ने बड़े और मजबूत बैंकों की सिफारिश की थी। समिति ने कहा था कि देश में 3-4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक होने चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में छोटे बैंकों को बड़े बैंक में मिलाने का फॉर्मूला केंद्र सरकार पहले ही अपना चुकी है। सरकारी बैंकों की संख्या जो मार्च 2017 में 27 थी, वह अब घटकर काफी कम रह गई है। इसी कड़ी में सरकार निजीकरण के साथ साथ 4 बड़े मजबूत सरकारी बैंकों को आकार देने की रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है। साथ ही सरकार ने DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और बैड बैंक आदि की स्थापना की दिशा में कदम उठाए हैं। ऐसे ही विभेदित बैंकों और विशेष बैंकों की जरूरत के चलते भी बैंकिंग रिफॉर्म की बात की जा रही है। यह सच है कि हमारे देश में यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल को व्यापक रूप से पसंद किया गया है, लेकिन विभिन्न ग्राहकों और उधारकर्ताओं की विशेष और अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट बैंकिंग की जरूरत है। ये विशेष बैंक RAM यानी रिटेल, एग्रीकल्चर, MSMEs जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य वित्त की पहुंच को आसान बनाएंगे। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बदलाव की जरूरत है। बीते कुछ सालों में दुनिया भर में ब्लॉकचेन बैंकिंग का चलन बढ़ा है। इसमें जोखिम प्रबंधन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बैंकिंग के जरिए वित्तीय समावेशन और नए भारत के उच्च विकास के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए भारतीय बैंकिंग में ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण हो सकेगा, जिससे बैंकों पर नियंत्रण रखना आसान हो सकता है। फिर देश के बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जिनसे निपटने के लिए भी 5वीं पीढ़ी के बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल है, भारत का बैंकिंग क्षेत्र अभी किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है।
बीते कुछ समय से स्थिति यह है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक केवल अपने एनपीए के कारण ही ज्यादा चर्चा में हैं। पिछले कुछ सालों में बैंकों द्वारा दिए जा रहे लोन गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीएस में बदल गए हैं। एनपीए के मामले में सरकारी बैंकों की स्थिति निजी बैंकों से ज्यादा खराब है। ऐसे में सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पटरी पर लाने के उपाय करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारतीय बैंकिंग की एक बड़ी समस्या गवर्नेंस की भी है। संस्थागत लचरता के चलते भी बैंक संकट का सामना कर रहे हैं। बैंकों को गैर पारंपरिक संस्थाओं जैसे फिनटेक और बिग टेक से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये संस्थाएं डिजिटल क्षेत्र में नवाचार का लाभ उठा रही हैं। ये संस्थाएं नवाचार को बढ़ावा देने और एक समान पर्यवेक्षण और विनियामक ढांचे को लागू करने के बीच संतुलन स्थापित करने में बैंकिंग नियामकों के सामने कठिन चुनौती पेश कर रही है। इसके अलावा आधुनिक बैंकिंग, खासकर कैशलेस इकोनॉमी और बैंकिंग लेन देन के डिजिटलीकरण के दौर में साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। उधर सहकारी बैंक दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहली चुनौती न केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों बल्कि सूक्ष्म वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है, तो वहीं दूसरी चुनौती इन बैंकों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित घटनाओं को रोकने की आंतरिक अक्षमता है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक घोटाला इसी की एक बानगी है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह? बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इसलिए उनका मजबूत होना बेहद जरूरी है ताकि देश की तरक्की को रफ्तार दी जा सके। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए प्रेरित करता है ताकि इसके लचीलेपन में सुधार हो और वित्तीय स्थिरता बनी रहे। बदली हुई जरूरतों और चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार को देश की बैंकिंग प्रणाली के आधारभूत ढांचे में बदलाव करना चाहिए। बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार को विविधतापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाकर क्षेत्रवार नियामकों की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही विलफुल डिफॉल्टरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बैंकों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए। इसी तरह जिम्मेदार बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भी मजबूती देने की दरकार है। निजीकरण की जगह पर सरकार को बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए आगे आना होगा। साथ ही बैंकों के गवर्नेंस को सुधारने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है, जिससे इनकी कार्य पद्धति में बदलाव लाया जा सके। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन और प्रबंधन में सुधार के लिए पीजे नायक समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी नई टेक्नोलॉजी को उत्साहपूर्वक अपनाना होगा ताकि निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। साथ ही बैंक सरकार पर बोझ बनने की बजाय सरकार की योजनाओं में मददगार साबित हो सके। सहकारी बैंकों को अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उन्नत करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधारों को शुरू करने की जरूरत है ताकि भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत होकर अर्थव्यवस्था में और बेहतरीन तरीके से योगदान दे सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद संकट और बदलते आर्थिक परिदृश्य में 5वीं पीढ़ी के सुधारों को बढ़ावा देना अपरिहार्य हो गया है। विश्लेषण कीजिए।